महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ समय से, लगभग पिछले 1 साल से हमें सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। राजनीतिक तनातनी देखने को मिल रही है और हाल ही में इस पूरे विवाद में एक नया बिंदु सामने आया है, एक नया आयाम देखने को मिला है। दरअसल हमने पहले भी बात की थी कि महाराष्ट्र में पिछले साल हमें शिवसेना पार्टी में एक विभाजन देखने को मिला था। अब हाल ही में खबर ये आई है कि जो विभाजन हुआ था, एक तरफ एकनाथ शिंदे का दल था और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का दल। तो दोनों ही दलों ने अब हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अपने अपने विप्स की नियुक्ति कर दी है। तो ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर कौन से धड़े को, कौन से पक्ष के विप को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाएगी। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हम विप के पद को समझेंगे, इसके अलावा इसके इतिहास को जानेंगे और विप का काम क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम सदन में विप क्या होता है, विप के बारे में कुछ बुनियादी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम विप की संवैधानिक स्थिति को भी जानेंगे, यानी आखिर विप की पद आया कहाँ से, विप की शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा विप की प्रणाली कितनी ज़्यादा गंभीर है, इस पूरी प्रणाली को, पूरे सिस्टम को कितने ज़्यादा सीरियस लेवल पर देखा जाता है, उसको भी समझेंगे। इसका काम किस तरह से चलता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति, कोई सांसद या फिर कोई विधायक विप की अवहेलना करता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, उन परिणामों की भी बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, इसके अलावा संसद जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले विप के बारे में बात करते हैं। विप के पद को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर संसदीय बोलचाल की भाषा में बात करें तो हमें विप शब्द के 2 अर्थ देखने को मिलते हैं। इसका सबसे पहला अर्थ पार्टी द्वारा जारी किए गए एक लिखित आदेश के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जो कि एक पार्टी अपने सदस्यों को जारी करती है कि उस पार्टी के सदस्यों को किस तरह के निर्देशों का पालन करना है। यानी कि इस लिखित आदेश के जरिए कोई पार्टी अपने सदस्यों को दिशा निर्देश देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है कि उन्हें कहाँ पर वोट करना है, किस व्यक्ति को वोट करना है और किस लिहाज से वोट करना है। तो ये तो इसका पहला अर्थ हुआ। इसके अलावा इसे दूसरे अर्थ के तौर पर हम किसी पार्टी द्वारा नामित एक अधिकारी के तौर पर भी देख सकते हैं। यानी विप एक अधिकारी होता है जिसे मुख्य तौर पर ये निर्देश जारी करने की अधिकृत शक्ति प्राप्त होती है। यानी विप का प्राथमिक कार्य संसद में या फिर विधानसभा में पार्टी के लिए जो निर्देश जारी करने होते हैं वो विप द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये तो विप की बात हुई, विप के काम की बात हुई। इसके इतिहास को देखने की कोशिश करें तो विप का इतिहास हमें ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में देखने को मिलता है, ब्रिटिश परंपरा में देखने को मिलता है, जहां पर जो विप था उसका प्रयोग मुख्य तौर पर पार्टी लाइन के लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए किया जाता था। यानी विप एक व्यक्ति होता था जो कि पार्टी लाइन तय करता था कि पार्टी की लाइन क्या है और उसके आधार पर सभी सदस्यों को यह निर्देश दिया जाता था कि वो सदस्य कहां पर मतदान करेंगे। तो ये तो उसके इतिहास की बात हुई। उसके काम की बात करें तो विप का प्राथमिक कार्य ये तय करना है कि पार्टी के जो सभी सदस्य हैं वो महत्वपूर्ण वोट के समय उपस्थित रहें। यानी जब भी पार्टी में या फिर संसद में कोई वोट हो रही हो या फिर विधानसभा में कोई वोट हो रही हो, तो जो भी सदस्य मौजूद हैं, जो भी सांसद हैं, जो भी विधायक हैं, वो सभी लोग मतदान के समय संसद में या फिर विधानसभा में मौजूद रहें, ये सुनिश्चित करना विप का काम होता है। और इसके आधार पर वो जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो सभी लोग उस पार्टी की लाइन के आधार पर ही मतदान करें। यानी पार्टी के जो हाईकमान है, उस पार्टी की हाईकमान के निर्देश के आधार पर ही मतदान करें, ये तय करना भी उस विप का ही काम होता है। तो ये तो विप की बात हुई, विप के पद की बात हुई। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि आखिर विप नियुक्त किस तरह से किया जाता है। तो विप की नियुक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा अपने एक वरिष्ठ सदस्य के तौर पर की जाती है। यानी कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी अपने सबसे सीनियर मेंबर को विप के तौर पर नियुक्त कर सकती है और भारत में उस व्यक्ति को चीफ विप यानी मुख्य विप कहा जाता है। इसके अलावा चीफ विप की सहायता के लिए एक अतिरिक्त विप की नियुक्ति भी की जा सकती है।
तो ये तो व्हिप की बात हुई। इसके अलावा भारत में सभी दलों को व्हिप नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है, यानी चाहे वो छोटा दल हो या फिर बड़ा दल हो, यदि संसद या फिर विधानसभा में उसकी उपस्थिति मौजूद है तो उस दल के पास व्हिप को नियुक्त करने का अधिकार भी मौजूद है। इसके अलावा व्हिप की नियुक्ति जो है वो हमें संसद में भी देखने को मिलती है, यानी राज्यसभा में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा व्हिप की नियुक्ति हमें विधानसभाओं में भी देखने को मिलती है। तो ये तो व्हिप की बात हुई, व्हिप के पद की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और व्हिप को लेकर संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान में कहाँ पर इसका जिक्र है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे या फिर किसी दूसरे कानून को पढ़ेंगे तो हमें व्हिप का जिक्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। व्हिप का जिक्र ना तो भारतीय संविधान में है, इसके अलावा व्हिप का जिक्र ना तो हमें संसद के किसी नियम में देखने को मिलता है और ना ही भारतीय संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून में हमें व्हिप का जिक्र देखने को मिलता है। तो आखिर ये परंपरा आई कहाँ से? तो ये व्हिप की जो परंपरा है ये पूरी तरह से संसदीय परंपरा पर आधारित है। जो हमारे पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं, उन पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के आधार पर ही भारत में व्हिप के पद को गठित किया गया है और इसी परंपरा के आधार पर लगातार पिछले कई सालों से भारत में व्हिप की नियुक्ति होती आ रही है। तो ये तो संसदीय परंपरा की बात हुई। इसके अलावा कई स्थितियां ऐसी भी हैं जहां पर व्हिप का ये जो पद है वो पद लागू नहीं होता है। कई स्थितियां ऐसी हैं, कई चुनाव ऐसे हैं जहां पर व्हिप जारी नहीं की जा सकती है और इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है। तो ये तो संबंधित नियमों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि व्हिप की प्रणाली कितनी गंभीर है, कितनी सीरियस हो सकती है। तो व्हिप की प्रणाली की गंभीरता जो है वो अलग अलग स्तर पर निर्धारित की जाती है और अलग अलग तरह की भारत में व्हिप जारी की जाती हैं। भारत में मुख्य तौर पर 3 तरह की व्हिप होती हैं। जिनमें जो गंभीरता होती है, गंभीरता किसी आदेश को कितनी बार रेखांकित किया गया है, यानी किसी आदेश में, किसी दिशा निर्देश में, किसी कागज पर कितनी बार लाइन खींची गई है, उसके आधार पर तय होता है कि वो जो पूरा आदेश है वो कितना ज्यादा गंभीर है। अगर उस पूरे आदेश में एक बार लाइन खींची गई है तो इसको सबसे कम गंभीरता का स्तर दिया जाता है। और ये जो एक बार लाइन वाला आदेश है इसमें केवल सदस्यों को वोट के बारे में सूचित किया जाता है और यदि कोई सदस्य चाहता है कि वो पार्टी लाइन से हटकर वोट करे या पार्टी लाइन से सहमत नहीं है तो उस सदस्य को ये स्वतंत्रता होती है कि वो सदस्य वोट में हिस्सा ना ले और इसकी वजह से, हिस्सा न लेने की वजह से, अब्सटेन करने की वजह से उस सदस्य की सदस्यता पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो एक लाइन वाले की बात हुई। दूसरी लाइन वाले की बात करते हैं जिस पूरे आदेश में 2 लाइन मौजूद होती हैं। तो यदि किसी आदेश में 2 लाइन्स मौजूद हैं, 2 पंक्तियां मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति में वोट के दौरान उपस्थित रहने का आदेश माना जाता है। यानी कि उस व्यक्ति को जिसको व्हिप जारी की गई है, जिन सदस्यों को जारी की गई है, उन सदस्यों के लिए वोट में उपस्थित रहना अनिवार्य हो जाता है। तो ये 2 लाइन की बात हुई। इसके अलावा जो सबसे गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे विशेष है और बहुत विशेष अवसरों पर जारी की जाती है, वो है 3 लाइन वाली व्हिप। 3 लाइन वाली व्हिप को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यदि व्हिप इस तरह की कोई व्हिप जारी की जाती है, चीफ व्हिप इस तरह की व्हिप जारी करता है, तो ऐसी स्थिति में सभी सदस्यों के लिए पार्टी लाइन का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। पार्टी लाइन के आधार पर वोट करना अनिवार्य हो जाता है, वोट के दौरान उपस्थित रहना अनिवार्य हो जाता है। हमने पहले ही बात की कि इस तरह की जो स्थिति है, इस तरह की जो व्हिप है, वो केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लागू की जाती है, जैसे कि विश्वास प्रस्ताव या फिर अविश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इन 2 स्थितियों में मुख्य तौर पर इस तरह की 3 लाइन वाली व्हिप जारी की जाती है। तो ये तो व्हिप की गंभीरता की बात हुई, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो उठता है कि यदि किसी सदस्य द्वारा व्हिप की अवहेलना कर दी जाती है, व्हिप के खिलाफ जाकर किसी दूसरी पार्टी, किसी विपक्षी पार्टी के पक्ष में मतदान कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो दंड है, जो भी पूरा परिणाम है, वो परिणाम अलग अलग देशों में अलग अलग आधार पर निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले यूके की बात करते हैं क्योंकि व्हिप का जो सिस्टम है वो हमें यूके से ही देखने को मिला था। तो व्हिप में यदि यूके में कोई व्यक्ति, कोई सदस्य व्हिप की अवहेलना करता है, तो ऐसी स्थिति में अवहेलना करने पर उसकी पार्टी की जो सदस्यता है, यानी वो व्यक्ति जिस पार्टी से संबंधित है, उसकी पार्टी की सदस्यता तो समाप्त हो जाती है, लेकिन पार्टी की सदस्यता के बावजूद भी उसकी जो सदन की सदस्यता है, यानी कि जो अपर हाउस या फिर लोअर हाउस की जो
सदस्यता है वो सदस्यता बरकरार रहती है। तो ये तो यूके की बात हुई। इसके अलावा यूएस की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में व्हिप को बहुत कम शक्तियां दी गई हैं, बहुत सीमित शक्तियां दी गई हैं। अमेरिका में, अमेरिकी संसद में व्हिप का काम केवल इतना है, ये जानना है कि कितने सदस्य पक्ष में हैं और कितने सदस्य विपक्ष में हैं। इसके अलावा व्हिप एक मुख्य तौर पर एक काम ये भी कर सकता है कि वो जो सदस्य हैं, जो असहमत हैं, जो विपक्ष में हैं, उन सदस्यों को सहमत करने की, राजी करने का प्रयास भी कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका में व्हिप को बहुत सारी, बहुत विशेष शक्तियां नहीं दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और भारत की बात करते हैं। तो भारत में व्हिप संबंधी जो नियम हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त माने जाते हैं। भारत में जो नियम मौजूद हैं उन नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को 3 लाइन वाली व्हिप जारी की जाती है तो उस व्यक्ति के लिए उस पार्टी लाइन के आधार पर मतदान करना अनिवार्य हो जाता है, और यदि वो व्यक्ति पार्टी लाइन के आधार पर मतदान नहीं करता है तो उस व्यक्ति की सदन की सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। कैसे हो सकती है? तो यदि 3 लाइन वाली व्हिप पर कोई मतदान नहीं करता है, विपक्ष में मतदान करता है, पार्टी लाइन का पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। और ऐसी स्थिति में जब दल बदल विरोधी कानून लागू होता है, उस सदन का जो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष को ये शक्ति प्राप्त होती है कि वो उस सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। यहाँ पर भी लेकिन एक अपवाद मौजूद है। अपवाद ये है कि यदि 1/3 से ज्यादा सदस्य व्हिप का पालन नहीं करते हैं, व्हिप की अवहेलना करते हैं, तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि तब ये माना जाएगा कि लगभग सभी सदस्य ही, लगभग बहुत ज्यादा सदस्य, बहुमत में जो सदस्य हैं वो व्हिप का पालन नहीं कर रहे हैं, और पार्टी लाइन जो है वो बहुत माइनॉरिटी में है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, उन तमाम लोगों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, उनकी सदन की जो सदस्यता है वो सदस्यता बरकरार रहेगी। तो ये तो बात हुई अवहेलना के परिणामों की। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है। तो आज का हमारा सवाल है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में व्हिप की व्यवस्था को लेकर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, व्हिप का पद भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों में देखने को मिलता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है कि व्हिप की नियुक्ति सभी राजनीतिक दलों में होती है। हमारा तीसरा ऑप्शन है कि इसका जिक्र हमें संविधान में देखने को मिलता है। हमारा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।